गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आई होप आपने पुराना लेक्चर देखा होगा। तो सर पुराने लेक्चर में ना इंटरनल एनर्जी वगैरह का जो टॉपिक नहीं आया था, वहां से हल्का सा अनक्लियर था, वो हल्का सा दोबारा करा देना। हाँ नहीं, इंटरनल एनर्जी मानो मैंने समझाई नहीं अभी, डोंट वरी अभी। ओके सर। हाँ हाँ, वो एक फॉर्मेलिटी थी, बड़े प्यार से करवाने वाला टॉपिक है वो। थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी हीट की बातें होंगी। तो लेट मी थिंक फॉर 10 सेकंड्स, हम आज बात करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी आप लिख लो कि सर ने बताया नहीं, बात नहीं। तो मैं एनसीईआरटी और बुक से थोड़ा डिफरेंट चल रहा हूँ। फ्लो उसमें थर्मल, मैं दोबारा याद करा दूँ, थर्मल प्रॉपर्टीज हमने पूरा छोड़ दिया अभी स्कूल के लिए। तो नॉर्मल बुक्स में रूटीन में थर्मोडायनामिक्स पहले दिया होता है, ये काइनेटिक थ्योरी प्लस बाद में दिया होता है, जो लॉजिकली मुझे हमेशा रॉन्ग लगा है। तो यू विल गेट टू नो व्हाई। Heat or internal energy, we'll talk later. Yes. Kinetic theory of gases में हाँ स्टॉप नहीं किया बेटा हमने, मतलब मैंने क्या बोला आपको, अगले 15 दिन के लिए सिर्फ जो रिड्यूस सिलेबस है ना स्कूल में जो आना है उसके हिसाब से। ऑलराइट, तो रिड्यूस सिलेबस में जो है सिर्फ थर्मोमेट्री है और हीट वगैरह है, स्पेसिफिक हीट है, वो मैं अभी थर्मो के बीच में करवाऊंगा। यस, अभी 15 दिन में इसको खत्म करें जो जरूरी वाला है। रियल गैस एंड आइडियल गैस, मेजर डिफरेंस। अगर हमारे पास कोई कंटेनर जिसमें गैस के मॉलिक्यूल है, एक तो इनके पास M2 है, ये एटम ऑफ गैस, इनके पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, रैंडमली इधर उधर भाग रहे होते हैं। इस वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, होनी चाहिए। इसके पास भी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा इन दोनों के बीच में देयर में भी इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो उनकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो जिधर इंडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी में हम आ ही रहे हैं समझाते हुए, तो कोई अगर नॉर्मल गैस देंगे ना उसके मॉलिक्यूल्स के पास टू काइंड ऑफ एनर्जीज, नॉर्मल मतलब रियल गैस। कभी मैं एटम वर्ड यूज कर रहा हूँ, कभी मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक ही बात है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी एटॉमिसिटी है गैस की। तो रियल गैस हैज मॉलिक्यूल्स
of real gas have two types of energy. Number one, kinetic energy. Number two, intermolecular potential energy. इन दोनों के सम को हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बोल देते हैं। केमिस्ट्री में नो डाउट मैं देखा वो ज्यादा बोलते हैं, वो एटम लेवल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, न्यूक्लियस, बाकी सब कुछ इंटरनल है। लेकिन गैसियस लेवल पे जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, जो रैंडम मोशन भाग रहे हैं और आपस में, तो क्या बोलूंगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस is sum of kinetic energy, molecular level, और कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम ये रियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस के लिए थोड़े से प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम, जो बुक से रीड करोगे मैं शॉर्ट में दिखा दूंगा, लेकिन मेजर आइडियल गैस assumption, तो आप सामने बेशक ऐसा थोड़ा बोल के रखो, वहां पे लिखा होगा 8-10 पॉइंट हो गए, मैं 5-7 बोल दूंगा तो बोलना छूट भी जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। assumption में सबसे बड़ी assumption कि intermolecular forces is zero। ऐसा होने से सबसे पहली बात क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, तो इसके बाद पॉइंट अलग ना देता हूं, ऑफ आइडियल गैस इज आल्सो जीरो। तो फिर इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस is primarily is basically kinetic energy। आइडियल गैस की जो kinetic energy हुआ करेगी, उसमें थोड़ी सी बात और है लेकिन वो टाइम आने पे वही, उसे ही हम उसकी इंटरनल एनर्जी बोल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप मारते हैं, बीच में मैं वापस आऊंगा, लेकिन हीट की बात प्रॉपर्ली करेंगे। हीट वाज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट वो एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाती है, जबकि इंटरनल एनर्जी ये गैस है, अगर इसके पास इसकी इंटरनल एनर्जी है। दूसरी तरफ हीट क्या था, दो बॉडी में अलग अलग बॉडी, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी U1 हो सकती है, अंदर का मामला, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी U2 हो सकती है, इसका अपना टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 और ये बड़ा है। और अगर हम इन दोनों को थर्मल कांटेक्ट टच में ला दें तो यहां से जो एनर्जी फ्लो करती है ना, दैट इज कॉल्ड हीट। द एनर्जी दैट फ्लोइंग एनर्जी को, ट्रांजिट होती एनर्जी को हीट बोलते हैं। एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम बॉडी। असम्पशन बीच में चल रही है, मैं आपको ओवरऑल पढ़ा रहा हूँ। फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसा होने से इसकी इंटरनल एनर्जी डाउन आ जाएगी। हीट को हम आपको किस नंबर से बोल देते हैं,
और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी तो चलेगी। तो विल कम बैक टू हीट अगेन। अभी हमारी चल रही है एजम्पशन। तो जो लेफ्ट साइड पे U है वही इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो U इक्वल्स टू के ई प्लस ई लिखा है। नहीं ये वाला नहीं, जो बिल्कुल ही लेफ्ट पे है बोर्ड पे, वो U। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब ओके सर। आपको बुक्स में ये एक्चुअली नॉर्मली हम याद रखते हैं यू को पोटेंशियल एनर्जी से करते हैं, तो लेकिन बाई चांस से बुक्स में यू इस पे यूज किया हुआ है। ओके सर। ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी है, ये बॉडी वन की बॉडी वन की। तो मैंने कहा ये किधर चलेगी, एनर्जी किधर चलेगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी डाउन होगी, इसकी इंटरनल इंक्रीज होगी। वापस आओ assumptions पे, assumption 1 ये assumption थी, तो ये उसका एक्चुअली रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है। नंबर 4 जो फर्स्ट assumption दी हुई है, molecules of an ideal gas are in what random motion। बिल्कुल ठीक है, इसमें zigzag they move in straight line in between the two collisions। यहाँ गया, ये गया। अब क्योंकि रास्ते में मान रहे हैं कि इंटरएटॉमिक फोर्सेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, तो जो रास्ते के पास है ना वो कैसे है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा रैंडम मोशन की ना अपनी इंपॉर्टेंस है। रैंडम मोशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ गैस है is same throughout the container। there is no reason कि यहाँ डेंसिटी ज्यादा हो जाए और यहाँ डेंसिटी कम हो जाए, ऐसा होने का कारण ये रैंडम मोशन है, तो ये भी। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं, ये रूम में ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे मेरे सामने रूम करो, मैं रूम में खड़ा हूँ, ये मॉलिक्यूल इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, मैं आपकी तरफ। तो मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ पे पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन वॉल बंद नहीं करनी, एक क्रॉस सेक्शन रखो, तो कुछ मॉलिक्यूल इसको राइट को क्रॉस कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल इसको लेफ्ट को क्रॉस को कर रहे होंगे। ऑन एन एवरेज सोच के आंसर देना। ऑन एन एवरेज कुछ राइट को जा रहे हैं, कुछ लेफ्ट को जा रहे हैं। अगर रूम में गैस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और परफेक्टली रैंडम मोशन है, तो किस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ज्यादा क्रॉस कर रहे होंगे, राइट को या लेफ्ट? जो बच्चे प्रेजेंट है आंसर दो, या इक्वल? शाबाश, इक्वल। रीजन, देयर इज नो रीजन। अगर वो बोलेगा कि यहाँ के मॉलिक्यूल ये गए इधर ज्यादा जा रहे हैं, तो सारे मॉलिक्यूल इधर इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमने बताया कि अगर मैं ऐसे खड़ा करूँ, एक मॉलिक्यूल ऊपर भी जा रहे हैं ऐसे, राइट लेफ्ट इधर उधर हो रहे हैं, तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस रख दूं, कुछ ऊपर को क्रॉस कर रहे होंगे, कुछ नीचे को क्रॉस कर रहे होंगे। देयर इज नो रीजन किसी डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे होंगे। तो एट एनी क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग टुवर्ड्स राइट must be equal to number of molecules crossing towards left। ये एक डेरिवेशन लाइन उसमें कहां है, across any cross section number of molecules crossing in one direction per unit time must be same, must be equal number of molecules crossing through opposite
direction. Next assumption, the molecules are rigid spheres of zero size. Perfectly elastic spheres of negligible size. Collision between molecules and collision between molecules and walls of container is elastic. Ninth, volume occupied by individual molecules is again negligible. What we are is negligible as compared to volume of gas in container. क्या मीनिंग है इसका? देखो ये तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं। तो अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स को बाहर एक तरफ इकट्ठा कर दूं ये की नोट करना है तो कितने जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे बाकी सारा वो जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पेस ज्यादा है उसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे उनमें आपस में जो डिस्टेंस है वो कैसा है लार्ज है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि वो वंडर वॉल इक्वेशन से एरर करा ठीक करते हैं लेकिन हमें इतना ही करना है। कुछ मेरे से बोलना छूट भी गया हो ध्यान से पढ़ो एंड डू आस्क। अभी आपको करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली सेल्फ एसएल करनी है इससे और कोई कमी नहीं आएगी हम बस वो से करेंगे अपना ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल अपना assumptions। अब आपके हाथ में काम है फास्टर केमिस्ट्री में आपने किया हुआ बॉल्स लॉ चार्ल्स लॉ गे-लुसक लॉ तो मैं वो बोलने लगूंगा। इसमें री क्या नहीं मानूंगा बॉयल्स लॉ if temperature is constant then for a given mass of gas pressure is inversely proportional to volume or P into V is equal to what constant आप जानते हैं and P1 V1 is equal to P2 V2। अगर मैं ग्राफ की बात करूं ये डायरेक्टली दोबारा भी आएंगे आइसोथर्मल चेंजेस के नाम पे
देखो मैंने जानबूझ के क्या किया है ना कि टी वर्सेस वी ग्राफ है, टी कांस्टेंट कर रहा हूँ, ये भी टी कांस्टेंट का ग्राफ है, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, राइट। Chance of if pressure is constant, then means that is proportional to T. V1 upon V2 या V upon T is equal to what? Constant. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. T in Kelvin. ये थर्मोडायनेमिक्स रहेगा तो इसके और बातें करेंगे फिलहाल। बड़े बच्चे हो चुके हैं, प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P is directly proportional to temperature. P upon T constant. तो मैंने मिडिल फील्ड यहाँ मीडियम अब ना आपको देखो एक बात और ध्यान देना, डोंट बी मिसकंसेप्शन। चाहे मैं थोड़ा सिलेबस करा रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट जो बोलूंगा तो वो हर लेवल पे होगा, फिजिक्स होगी, कंपटीशन में का सारा बेस हो गया। ऐसा नहीं कि वो कुछ छोड़ता जा रहा है, जो टॉपिक छोड़ा वो छोड़ दिया, जो करवाया वो पूरा। तो वो बात चल रही है हमारी। अब हम ना थोड़ी देर के लिए स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मैंने वो लॉ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ये वो फिजिक्स में बड़ा कंफ्यूज होता है, तो आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, पढ़ोगे नहीं आता हो मुझसे पूछोगे, लेकिन तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रीकैप करेंगे अपने मूल कंसेप्ट को भी। तो इस वक्त मेरा ये ध्यान है कि हमने स्कूल एग्जाम देना है क्या देना है। इस वक्त ये ध्यान है कि हमें पूरा जो मैं यूज करता हूँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए जरूरी बातें वो बताना है। तो पहले तो चीजों के नाम रखते हैं। ये गैस कंटेनर, इसके अंदर बहुत सारी गैस है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। अंडरस्टूड चीजों के नाम नहीं लिखूंगा, प्रेशर भी है। जो नहीं अंडरस्टूड है ना, इसके अंदर गैस है जिसे आपको गिवन मास बोलते हैं, टोटल मास ऑफ गैस, टोटल इतना दे दिया हुआ है। ओके, एक तो आता है कैपिटल एम, इसका नाम है मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, एक इसके अंदर मॉलिक्यूल्स गिनना शुरू करें एक एक को। अच्छा, अभी तक और एक छोटे पिद्दू से मॉलिक्यूल को पकड़े, छोटू सा मॉलिक्यूल है ये, इसका भी कोई मास होगा, ये छोटा मैंने उसके लिए रखा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल माइनस दिस विल बी ऑफ द लेवल ऑफ प्रोटॉन मास, एम मास में हो गई।
अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का एक मॉलिक्यूल एटम एक बात है, मॉलिक्यूल जान सकते कहते हैं ओवरऑल, तो उसका मास कितना होगा 1.66 into 10 raised to -27। इसे महसूस करो, अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो 8 गुना 16 गुना हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा फैक्टर, ये बहुत छोटी सा मान है। ओके फाइन। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, 2, 3 और टोटल कैपिटल एन। कैपिटल एन मैंने एवोगैड्रो नंबर नहीं बोला ना, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एटम बोल तो एटम, मॉलिक्यूल्स इन जनरल। अब एक नंबर और स्मॉल एन मैंने जो रिजर्व कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए रिजर्व कर दिया। अब देखो केमिस्ट्री में आप शायद इसको नंबर ऑफ मोल्स रखते हो, लेकिन आपको मेरे साथ चलना है बिकॉज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपने आदत डाल दिया। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ तो कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ बोल भी मत होना, ध्यान से मेरे साथ साथ। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं एक एन के बारे में, अब हर स्टेप ये हो गया, यहाँ पे एक स्टेप और लिखो, कैन यू राइट एन विल बी इक्वल टू mg अपॉन स्मॉल एन। ये सब सॉल्व करो। अच्छा बाहर तो नहीं चला गया, बाहर चला गया, ठीक है ठीक है। तो ये टोटल मास ऑफ गैस की मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, लिखा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए n। अच्छा मैं यहाँ पे लेकिन इसका फायदा नहीं है, मैं आपको बताऊँ वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। एक मिनट मैं कुछ और करवाना चाह रहा हूँ आपको, तो ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है, ठीक रास्ते पे, तो मेरे साथ ही पुट करो, राइट। इट इज mg अपॉन n इंटू v। अब मैंने जो रास्ता पकड़ लिया उसी को खड़े हुए, ये पता चल गया दोबारा बोलो कि टोटल मास और ये वन मॉलिक्यूल का, इसलिए n के आगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब mg अपॉन रो, v इज रो, which is what density. So small n is equal to rho upon n और rho is equal to n into n। कई बार मैं किसी और रास्ते से जाता हूँ, अब इस रास्ते से चलेंगे तो क्या हुआ, बात तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए मुझे, इस पर मत दो और सिंगल वर्ड में किसी देखेंगे कि है डेंसिटी या नहीं। इसका नाम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस, पर यूनिट वॉल्यूम। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास से मल्टीप्लाई टोटल मास आ गया, टोटल मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी आ गया। अच्छा अब आपको करना क्या है कि अगर आपकी कंपटीशन में बैठना है तो ये चीजें हैंडी होनी चाहिए, तो ये वो चीजें हैं जो इस वक्त हम बिल्कुल भी स्कूल के साथ स्कूल का कर रहे हैं, इस वक्त हम पूरा अपनी तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। देखिए आप अब तो दूसरी चीज एन ए मैंने रखा था एवोगैड्रो नंबर के लिए,
कैपिटल आर किसके लिए? एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 into 10 raised to power 23 एंटिटीज जो भी होगी। ये रखा मैंने गैस कांस्टेंट के लिए। एक केडी, केडी कितने में टाइम वेस्ट होगा? केडी कर देते हैं ये, और केडी क्या है? हाँ केडी के बोल्ट मैन कांस्टेंट। अगर आपको पता है इसके बारे में अच्छी बात है, नहीं पता तो याद करो कि गैस कांस्टेंट पर मोल बोल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो NH माइक्रोस्कोपिक गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को NH करना है, ये जरूरत पड़ेगी। और R इक्वल टू K टाइम N टाइम। ओके, अब मैंने एक न्यू रखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कितना नंबर दिया मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। स्मॉल एन तो हमने बुक कर लिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और T अगर इस गैस का टेम्परेचर है तो क्या इक्वेशन बनेगी? PV इज इक्वल टू म्यू RT। हेडिंग में आइडिया का इक्वेशन लिखा हुआ है, उसको आप लेके आए, इससे पहले बातें कर रहे थे। म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको केमिस्ट्री आना चाहिए, मैं आपको समझा नहीं रहा, याद करवा रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो आपके पास मौका है रिवाइज करने का। मोल कंसेप्ट दो बातें हो सकती है ना कि आपको डाउट पड़ा था कि कैसे है, तो केमिस्ट्री वाले कॉपी खोलो, गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। बल्कि मेरे से कोई गलती हो जाए जल्दी में तो मुझे आपने बताना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये चेक करना है। कैपिटल एन इसको बोला करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और n is the एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल, इसके ये नंबर ऑफ मोल्स होगा, है ना। दूसरी तरफ ये लिखना है, बस इतना रखो। ये सिंपल सी है कि आप अपने आप जरूर एक बार रिवाइज करें। मैं दोबारा चेक करूं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलर मास। अब तो हम एक का मान करते हैं कि PV इज इक्वल टू म्यू RT से बात करते हैं। राइट, म्यू को put mu is the given mass of gas upon mass of 1 mole of gas. PV is equal to mg RT upon L. P is equal to mg upon V RT upon L. तो जो भी रिजल्ट निकले उससे दोस्ती जरूर करनी है, राइट। तो mg upon V is what? Density. So P is equal to rho RT by M. यहाँ P by rho is equal to
RT बाय हर तो एक ही बात है, दाएं का बाएं बाएं का दाएं कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं इसमें, ठीक है बातें नहीं। अब एक और चीज हो गया, रो को हमने क्या लिखा था इसमें, पुट रो इज इक्वल टू n इंटू m। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे सर हम कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं, वेट मत करो, ये पता नहीं कौन सा फॉर्म निकलेगा, अरे तुम जो है यस, अच्छा ये भी होता है, ओ ये भी होता है। तो नेक्स्ट अब मैं इसको भी चेंज करूंगा, गैस कांस्टेंट को भी चेंज करूंगा, मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाले चक्कर में नहीं। अब देखो पुट कैपिटल N इज इक्वल टू n a into n, क्यों आया है ना, मोल कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह समझाई है। क्या मोलर मास है, छोटा मोल माने एक मॉलिक्यूल का मास, तो एवोगाड्रो नंबर 1 मोलर मास हो गया, p इज इक्वल टू, अगर किसी के हाथ पे तंग थे ना, स्ट्रांग है ना ये, m into n a and r upon n a into t। ये r upon n a क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, p is equal to what, n k, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देयर वाज फ्यू थिंग्स, हमने आइडियल गैस इक्वेशन से दोस्ती करी है, राइट, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन करेंगे हम, वो डेरिवेशन बाद में होती रहेगी, पहले हम कुछ, ये केमिस्ट्री में आपने किया होता है, लेकिन मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बच्चों रैंडम बिहेवियर है टेम्परेचर है गैस का। मैंने किसी m1 मास के मॉलिक्यूल को देखा, m1 जो सभी का सेम मानूंगा, 1 मॉलिक्यूल होगी, v1 स्पीड है, मेरी वेलोसिटी v2 है, देखो इसको, ये मैंने हेडिंग कैसे लिखी है, तो ये तो पता नहीं ऑल पार्टिकल्स हैव द रैंडम वेलोसिटी, लेट v1 v2 v3 up to vn be velocity of gas molecules at any time t। तो आपने केमिस्ट्री में किया होगा, मैं आपको बताऊंगा क्या, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड t इज द टेंपरेचर ऑफ गैस, रो इज डेंसिटी, m इज द मोलर मास, तो एवरेज वेलोसिटी of gas molecules
Elizabeth, any idea? Yes. Idea gas molecules की average velocity का? तो जिनमें नहीं कोई याद रखना, सारे याद रखने हैं, धीरे धीरे सारे याद रहेंगे अपने आप। मेरे हाँ, तो ये इसीलिए मैंने बोला कम्पिटिटिव अप्रोच है, इसको इससे गुजरना है हमें। जब भी कम्पिटिटिव क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, हाँ, तो ये मतलब दिमाग में आना चाहिए, ओ mg/m, ओ यस, उसको पूरा लिख के रिवाइज करना आपको। तो ये फॉर्मूला याद रहे, अच्छी बात है। मौके पे एक nkt दिया था हमने, nkt ये एडिशनल आया ना उससे, आपके रूटीन वाले फॉर्मूले से, pvs भी nrt से अलग हो गया। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी। मैं इसका आंसर पूछ रहा था तुमसे, हमने केमिस्ट्री में किया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। तो एक्चुअली दिस इज जीरो। रीजन इज वेरी सिंपल, अभी जो फॉर्मूला बच्चों ने किया होता है केमिस्ट्री में, जो हम भी करवाएंगे, हाँ, आरएमएस वेलोसिटी से मिलता जुलता है एवरेज वाला, क्या आरएमएस नहीं, हम अभी एवरेज करवा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों है? एवरेज स्पीड नॉन जीरो है, उसे मैं ऐसे ही लिखा करूंगा, बिल्कुल नॉन जीरो। तो ये एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों है? इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो इसलिए है कि देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ मास इन ए गैस। अगर कोई बच्चा कह दे, सैम बताना बेटा, वो तेजिंदर के एंड में लग रहा है वीडियो में कोई कमी आ रही है, तो तेजिंदर तुम्हारे एंड में शायद है ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एवरेज पे जीरो बाद में लिखूंगा, नॉट जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो इसलिए है अगर एवरेज वेलोसिटी नॉट जीरो हो। सुनना, किनकी? ये सारी मॉलिक्यूल की। कोई बच्चा बोले सारे मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है ईच की तरफ, इसका मतलब क्या होगा? धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स कहाँ पहुंच जाएंगे? इसकी तरफ, एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी बात की हमारी अगर पार्टीशन कर दें, अगर कुछ राइट में जा रहे होते हैं, ऑन एन एवरेज उतरे लेफ्ट को जा रहे होते हैं, तो हैंस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज जीरो। एवरेज स्पीड जीरो इसलिए नहीं है कि टोटल वो हमने मॉडल लेना उसका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो लिखना होगा, मैं भी लिखता हूँ, v1 का मॉड प्लस v2 का मॉड प्लस vn का मॉड डिवाइड बाय n। एवरेज वेलोसिटी में जो राइट को जा रहे हैं कुछ लेफ्ट को जा रहे हैं, तो पॉजिटिव तरफ नेगेटिव पे ओवरऑल जीरो, which will be not zero। इसका फॉर्मूला मैं थोड़ी देर तक आपके सामने बताऊंगा। तो ये एवरेज, अगर हम वेक्टर यूज ना कर रहे थे, हम लिखते हैं एवरेज का दिया v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। इसको हम मीन स्पीड भी कर सकते हैं, एवरेज स्पीड, मीन स्पीड। अब एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सिंबल को हम आमतौर पर लिख देते हैं वी आर, इसको लिख देते हैं वी एवरेज, राइट, एंड दैट इज गिवन बाय v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन n
फिर सारे का बताओ मेरा। तो रूट मीन इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर लेके उसका मीन लेके उसका रूट लेना, दैट इज कॉल्ड आरएमएस। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन हमारे मतलब प्रॉपर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपने देखा। तो अच्छा, एक होती है पहले मोस्ट स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट टाइम। VRMS is given by CRT by M. So we average, just give me 1 minute, आपको I'll be there, just have a water, glass of water, एक minute, okay. सर माइक। Is this and we average by M। अब जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पीड में है। इधर क्या लिखा है कुछ समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि कुछ अलग अलग स्पीड के पार्टिकल हैं। तो फ्रैक्शन मतलब होगा क्या, अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफ क्लिक करें, different molecules will have different speeds, but few molecules may have same speed। थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ,
कि बाई चांस इसकी 50 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी भी शायद इस वक्त कितनी हो, 50 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी कितनी हो, नॉट फॉरगेट बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इट इज प्रोबेबिलिटी, ऐसे हमने क्लिक किया तो कुछ की स्पीड इधर उधर कुछ है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से सेम स्पीड है, तो इट इज लाइक दैट। अगर कोई बोलेगा कि v1 स्पीड कितने मॉलिक्यूल हैं, ये फ्रैक्शन है, v2 स्पीड वाले कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल, हर स्पीड के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके साथ ये वाली वेलोसिटी है। तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन के सामने वेलोसिटी है उसको नाम दे दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मान लो हम यहाँ पिक्चर खींचते हैं तो 100 मीटर पर सेकंड वाले सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, 80 वाले भी हैं, 90 वाले भी हैं, 70 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं, लेकिन 100 वाले सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये नहीं 100 से ऊपर स्पीड नहीं है, स्पीड और भी है, 120 वाले भी हैं, 150 वाले, 500 मीटर पर सेकंड वाले, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूल 100 वाले हैं, तो मैंने नाम दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर हमने उसकी एवरेज भी निकाली, एवरेज यहाँ भी निकाली है, मेरा ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर बात है। तो अभी इसको हम रेशियो निकाल के चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, उससे आपको कुछ पता चलेगा। तो ये v मोस्ट प्रोबेबल है, v एवरेज एंड v RMS। तो यहाँ हो गया। अब हम इस चीज के डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इससे फिर बाद ही आते हैं। v most probable is to v average is to v RMS is equal to root 2, it is 8/5 root 3। इसकी जो वैल्यू है अगर 1:2 कुछ करनी हो तो आई नीड टू चेक, लेकिन हम फिलहाल इतना कर देते हैं, फ्रैक्शन आपको कर दूंगा, v most probable is less than v average is less than v RMS, राइट। अगर 1 के रेशियो में करना हो तो बुक्स में दी होती है जो मुझे याद नहीं है इस वक्त, और सामने भी नहीं है, तो दैट कैन बी डन, राइट। ओके, सारे फॉर्मूले सिमिलर है, सिर्फ आरएमएस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आरएमएस को पकड़ के जो भी हमने मेहनत करी थी ना, देखो उसका प्रूफ लेने लगे हम। तो याद रखना है इसका और फॉर्मूला क्या बन सकता है, आर का इनटू एक और नजरिया, आर कौन है, एम कौन है, कैपिटल आर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मोलर मास को देखो मुझे सोचना पड़ता है ना, उससे डिवाइड किया आपने ना, छोटा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो मेरे पास हो गया P 80/mol, राइट। तो मैं ऐसा क्यों करूं, अलग से लिखते हैं, तो V आ रहा है, तो आपको मैंने जो बोला था उसकी इंपॉर्टेंस नजर आई थी। अगेन ये पहले हो गया, ये दूसरा हो गया, ये बाहर चला जाएगा, अगेन RT/M2, कॉपीज को भी देखो क्या लिखा है, P/ρ, इसलिए V आ रहा है इसको, RT/M2 मैंने क्या लिख दिया वहां पे, P/ρ, क्या बना, P/ρ, इसको स्क्वायर करें, V
VRMS square 3p/2 या P is equal to 1/3 VRMS square। चलिए यार ऐसे रो के बारे में क्या याद है आपको? रो 1 n into n, so P is 1/3 nm VRMS square। ओके, तो दीज आर ऑल न्यूमेरिकल। अगर आप मान लो, देखो आज मैं कहने को वही करा रहा था, गेन आपको क्या स्कैन कर रहा था, मैं इनसे बदल जाऊं, ये बस सोचो कि कंपटीशन क्या हुआ है स्कूल में ऐसे नंबर हो तो बेस रहा है। आप एमसीक्यू पे तो आते रहोगे, इसलिए बेसिक से क्वेश्चन होते हैं करना है, और जो डिजिट हो गया उनको बताओगे। अब ये मैंने प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to do the लंबी सांस लेने में क्वेश्चन चेंज करूंगा। यहाँ पे एक मिनट, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, हरी गैस, that will be half into mass of gas into VRMS square। हमने यहाँ फंक्शन में करी कि सभी मॉलिक्यूल्स VRMS स्क्वायर उनके पास है VRMS, तो मास ऑफ गैस कितना है, that is n into n, sorry, that is यहाँ पे क्या आएगा, half of mass, बिल्कुल ठीक है ना, n into n क्या आएगा, मास ऑफ गैस किसको ये आएगा, and what is average translational energy, kinetic energy density, that will be translation kinetic energy per unit volume। एनर्जी डेंसिटी बड़ी होती है, जो मैंने यहाँ ठीक है लिखने में तो ये कितने की, हाफ mg VRMS स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, mass of gas upon volume is equal to what? Who is the density, and that is equal to half rho VRMS square। मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा नाम रखा है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, आमतौर पर बुक्स में इसको एनर्जी डेंसिटी लिखा होता है, और E is not now energy, E is the energy density, जो स्कूल में क्वेश्चन आता है। relation between pressure and energy density, between pressure P and energy density E। आपने क्या करना है, डिवाइडिंग 1/2, let us come here,
यहीं पे बोर्ड मुझे लगता है पूरा आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सर वो आपने E इक्वल्स टू हाफ रो V RMS स्क्वायर वाले को E को एनर्जी डेंसिटी लिखा है। हाँ ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ये एनर्जी डेंसिटी को सिंबल क्या दे दिया मैंने, ई दे दिया। ओके सर। बुक्स में भी दिया होता है ई दे दिया। ये एनर्जी नहीं कौन है, तो डिवाइडिंग 1/2 क्या मिला मुझे, P अपॉन E इज इक्वल टू 1/3 V रो RMS स्क्वायर और हाफ रो V RMS स्क्वायर P upon E is what 2/3 V, यहाँ P is equal to 2/3। ये किसी न्यूमेरिकल का भी फायदेमंद है, याद रहे। एनर्जी डेंसिटी दी होगी आपको, प्रेशर एकदम से प्रेशर आ जाएगा, इसका मतलब है एनर्जी एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है। और चेक करो एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के डायमेंशन सेम होते हैं, ये अपने लिए चेक करो। डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया m1 l1 t-2 l2, शायद पता मैं पहले भी लेने फिर भी m1 l-1 t-2 एनर्जी डेंसिटी क्या होंगे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम आएगा t-2 इट इज L3। तो आगे दोबारा क्या, m1 l-1 t-2 and dimensions of pressure and energy density are same। ये भी कई बार एमसीक्यू बन जाता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मिला के ना, स्ट्रेस के भी सेम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी सेम, इसी भी तरह के होंगे तो, है ना। तो यहाँ से हम अब छोटी छोटी बातें देखा ही होगा, छोटी छोटी बातें उठाएंगे। छोटा सा प्यारा सा हेडिंग है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी काफी एवरेज वर्ड जोड़ दो ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो छोटा सा मॉलिक्यूल छोटे से मॉलिक्यूल जिसका मास छोटा m है, उसकी हमने फिर ऑन एन एवरेज स्पीड कितनी मान ली, VRMS। तो एज ए ट्रांसलेशनल वर्ड, इसकी भी ना इंपॉर्टेंस आपको पता है, मैं कितने एडजेक्टिव यूज करता हूँ उसका वो मीनिंग होता है। क्या फिर को ट्रांसलेशन के अलावा एनर्जी मिलनी है को, यस। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे, मान लो डायट, ये मान लो हाइड्रोजन है, ये लगा हुआ और ये लगा हुआ, डंबल की तरह है, कल को ये घूम भी सकते हैं, कल को ये वाइब्रेट भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला स्पीड का है, रोटेशन के लिए रोटेशन आएगी इसमें। ओके, अच्छा इसका मतलब मैं अगर अगर मुझे फ्यूचर का ध्यान ना होता तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख लेता, ठीक है, लेकिन ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अब ये तो आई है सिंबल, है ना। तो एक मॉलिक्यूल क्या होनी चाहिए, हाफ m VRMS का स्क्वायर, तो बड़ी बात नहीं है। एंड व्हाट इज VRMS, VRMS के हमने बहुत सारे नाम करे थे, लेकिन जो हमारे मतलब का वो यूज कर देते हैं, 3 kT/m।
रूट का स्क्वायर। तो एक मॉलिक्यूल बेसिकली एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी है, comes out to be 3/2 kT। देखो बच्चों, हमने मॉलिक्यूल के अंदर झांक के देख लिया एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन इट, इसमें मास कहीं नहीं आ रहा मॉलिक्यूल का। आप बोलोगे सर मास को काट दिया आपने ना, भी मैंने नहीं काटा, मैं भी बात कर रहा हूँ, प्लीज सुनते जाओ। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली रिलेशन देखो कहां पे, टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली दे सकते हो आप, इंडिविजुअली रडार से उसकी वेलोसिटी माप सकते हो कोई तरीके से, कहां दिखते ही कहां है, लेकिन गैस का टेम्परेचर माप सकते हो। यस, टेम्परेचर तो माप सकते हो, थर्मोमीटर लगा देंगे टेम्परेचर आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ओह वाओ, टेम्परेचर फिर एक कौन सी क्वांटिटी, मैक्रो, मैक्रो जो बड़े लेवल पे, टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना, किसकी बोलो, ऑफ गैस। एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल छोटू सा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जोड़ रही है, तो ये चीजें। दूसरा कहता है irrespective of the size of molecule, अगर वो आइडियल गैस है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहता किसी कंटेनर में ये थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये थोड़े मोटे हैं, इनके हर एक का मास m1 है, इसका हर एक का मास m2 है, लेकिन इसका टेम्परेचर भी T है, इसका टेम्परेचर भी T है, अगर टेम्परेचर T है तो kinetic energy, the molecular translation of kinetic energy is solely a function of temperature, solely a function of temperature। या temperature is a measure of what, देखो translational molecular level, देखो temperature is a measure of molecular level translational kinetic energy। किसी बुक में ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा हो, ऑपोजिट लिखा हो सकता है, लेकिन मैं आपको फीलिंग करवा रहा हूँ इसमें। तो अब यहाँ पे एक तो 0 केल्विन is not achievable। हम जानते हैं कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम इज व्हाट, P is in what, शायद बाहर जा रहा होगा, तो P is in केल्विन। तो अगर T 0 केल्विन हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। लेकिन किसी गैस मॉलिक्यूल के होते हुए ओवरऑल गैस का वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है, जैसे चाहे उसका अपना ही क्यों ना हो। मतलब गैस कोई तो वॉल्यूम छोटा कर दे, कोई तो वॉल्यूम मिले, उसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मिले, दैट्स व्हाई इसका 0 केल्विन अचीवेबल नहीं है। अच्छा, ये मैं थोड़ा साइड में चला गया अपनी बात में। अगर 0 केल्विन अचीवेबल नहीं है ना, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 0 होना भी पॉसिबल नहीं है।
T is always greater than 0 तो मॉलिक्यूलर लेवल की जो ट्रांसलेशनल वैल्यू बनती है वो भी क्या है ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग पता क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी रेस्ट पे नहीं आ सकते, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। कभी भी आपको अब और बात करो मेरे साथ, ये किसकी एनर्जी निकाली है हमने? ट्रांसलेशनल मैं आपको बोल पा रहा हूँ मोल की निकाली है, ये नाम निकालें काइनेटिक एनर्जी। फिर बाकी बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंटरनल एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 2 लेक्चर और लगेंगे इसके, तो केटीसी खत्म हो जाएगा आज 27, 28, 29 को खत्म। थर्मो का भी हाफ सिलेबस खत्म है, तो 15 से पहले डेफिनेटली फिनिश, उससे और भी जल्दी कोशिश करता हूँ। राइट, आप करस्पॉन्डिंग एसएल करते जाओ बच्चों। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी एसएल करस्पॉन्डिंग करने का मतलब है कि इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह ये हो, न्यूमेरिकल्स में थोड़े थोड़े करते जाओ। जैसे पहले पूरे पूरे करते थे नाम, 2-4 मेन न्यूमेरिकल्स करें, फॉर्मूले मेनली पीछे क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कर जाना जो स्कूल में डालते हैं, एनसीईआरटी के सारे। और प्लस वन की जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने लिखा भी है आज पुराना, डेरिवेशन हर तरह की आपको पता होती है। काइनेमेटिक्स में डेरिवेशन कौन सी आती हैं, प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन कौन सी हैं, ये डेरिवेशन शुरू करनी है, कांसेप्ट शुरू करना ही करते हैं। राइट सर, अभी हमारी यही वाली टाइमिंग रहेगी? नहीं बेटा, मतलब मैं रियली सॉरी, आपको बड़ा डिस्टर्बेंस हुई है कि मैं जैसे वो घर शिफ्ट करने की वजह से वहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं लग पाया, तो परसों तक दोबारा वापस कर रहा हूँ, बाकी बाकी बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, कल तक शायद लग जाए। पहले इंटरनेट नहीं था, अब व्हाइट बोर्ड आज लग जाएगा। सर, वेव्स एंड ऑस्किलेशंस कितना टाइम ले लेते हैं चैप्टर्स, वेव्स एंड ऑस्किलेशंस? स्कूल के हिसाब से 5-6 दिन, 3-3 लेक्चर में खत्म करेंगे हम। ओके सर। 3-3 तो मैं 10 दिन से ऊपर नहीं लगाना मैंने टोटल जो बचा सिलेबस। ओके सर। ओके बाय सर। बाय।